नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 9वें क्लास और गर्व सीरीज के 48वें क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए 25 प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जिसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग करेंगे, उसकी व्याख्या को करेंगे, तो अपने सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होगा साथियों? प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और आप प्रधानमंत्री कौन बनता है साथियों? जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव से लोकसभा के चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद का गठन होता है। मंत्री परिषद का गठन होता है और लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है और अपना मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है। तो लोकसभा में चुनाव लड़ने की, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का सदस्य बन जा रहा है, चुनाव जीत जा रहा है, तो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव हार जाता है तब भी वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। वो राज्यसभा से होगा तब भी साथियों प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ पूछा गया न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है साथियों। ध्यान रखिएगा, अगर किसी को प्रधानमंत्री या मंत्री बनना है हमारे देश में, तो उसे अनिवार्य नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव जीत करके ही आए। वो डायरेक्ट भी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के 6 माह के भीतर, 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। अगर सदस्यता नहीं ले पाया किसी भी कारण से, तो उसका पद 6 माह के बाद चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि फ्री फ्री में कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक, अगर सरकार चाह रही है, बहुमत दल का नेता चाह रहा है, तो उसको फ्री फ्री में 6 महीने तक मंत्री बना सकता है। अगर इसमें चुन लिए गए तो आगे उनका कार्यकाल और बढ़ जाएगा, नहीं तो उनका पद 6 महीने में समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न का उत्तर हमारा बी था साथियों। दूसरा प्रश्न है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह सकता है कब तक? तो 6 महीने तक। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। और 6 महीने के भीतर उसको साथियों, 6 महीने के भीतर उसको सदन का सदस्यता अनिवार्य रहता लेना। कौन सा सदन? मान लेते हैं अगर मुख्यमंत्री बन गया या राज्य में मंत्री बन गया, तो उसको विधानसभा या विधान परिषद में या तो मनोनीत किया जाए या तो निर्वाचित किया जाए। अनिवार्य रूप से 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेना है। नहीं ले पाएगा तो उसका पद समाप्त हो जाएगा साथियों। ये बात कहाँ लिखा गया है, तो हम थोड़ा ध्यान देंगे साथियों। अनुच्छेद 75 जो मंत्रिपरिषद के बारे में है साथियों, अनुच्छेद 75 इसके पहले पॉइंट में लिखा गया है, अनुच्छेद 75 के 1 में लिखा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, 1 में लिखा है। 75(2) में लिखा गया साथियों, राष्ट्रपति राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से मंत्री लोग को नियुक्त करेंगे और व्यक्तिगत मंत्री, एक एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये 75(2) में लिखा गया है। तीसरे में लिखा गया है, 75(3) में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद विधायिका या फिर लोकसभा, सिर्फ लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। 3 में लिखा गया, 75 के 3 में लिखा गया है कि लोकसभा सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद साथियों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। मतलब विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी मंत्रिपरिषद। इस बात को याद रखे रहेगा, जो मंत्रिपरिषद होती है वो जवाबदेह होगी विधायिका की। यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। चौथा में लिखा गया साथियों, इनका शपथ। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाएगा। ये लिखा गया है 75(4) में।
75(5) में साथियों यही बात लिखा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है कि कोई व्यक्ति 6 महीने तक बिना सदस्य रहे भी मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, बस उसको 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी हो, चाहे वो मनोनीत होकर के, चाहे वो निर्वाचित होकर के। तो 6 माह वाला कंडीशन लिखा गया है 5 में। और 6 में लिखा है साथियों वेतन और भत्ता। 75 6 में लिखा गया है वेतन और भत्ता, मंत्रिपरिषद का वेतन और भत्ता। तो ये 6 अनुच्छेद आप याद कर रहिएगा, 75 1 2 3 4 5 6 बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। देखिएगा मंत्रिपरिषद पूछ रहा है, एक मंत्री नहीं पूछ रहा है। एक मंत्री पूछा जाता तो आप उत्तर करते राष्ट्रपति के प्रति। मंत्रिपरिषद यानी कि सामूहिक रूप से, तो उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ये साथियों ये सब प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा चौथा प्रश्न, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? बड़ा महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव से हमारा प्रश्न आया है। हम इस प्रश्न के उत्तर को करते हैं पहले कि लोकसभा के भीतर विपक्ष के दल के नेता के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके लिए अनिवार्य है कि 50 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। अगर 50 सदस्य लोकसभा के हस्ताक्षर युक्त एक प्रस्ताव लाते हैं जो वर्तमान सरकार को हटाने के लिए, मंत्रिपरिषद को गिराने के लिए लाया जाता है, जिसे बोला जाता है अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास का विलोम है साथियों। जब जब संसद में, लोकसभा में एकदम अराजकता का माहौल व्याप्त हो जाता है, तो कुछ पक्ष के और कुछ विपक्ष के सांसद मिल करके, या जरूरी नहीं कि साथियों कि पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी एक लोकसभा का सांसद वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है और उसपे 50 समर्थक चाहिए, तब जाकर के वह अविश्वास प्रस्ताव आता है। और वो किसको दिया जाता है? तो लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा जाता है। अमूमन 10 दिन तक उस पर बातचीत चर्चा की जाती है। उसके बाद वोटिंग किया जाता है कि कितने लोग चाहते हैं कि सरकार को या मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना चाहिए। तो अगर बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है सिर्फ लोकसभा में, तो मंत्रिपरिषद अपना पद छोड़ देता है, त्यागपत्र दे देता है। यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ता है। कब? अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर। तो कहाँ पास होता है? लोकसभा में। कौन लाता है? तो विपक्ष का कोई नेता, विपक्ष का नेता या पक्ष का नेता भी हो सकता है, लेकिन ऐसा परंपरा नहीं है अभी तक कि कोई अपने ही सरकार को गिराने का प्रयास करे। तो विपक्ष के नेता के द्वारा लोकसभा में 50 समर्थकों के, 50 सदस्यों के समर्थन वाला एक प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। और वोटिंग होता है। वोटिंग पड़ने के बाद अगर बहुमत से पारित हो गया अविश्वास प्रस्ताव, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता, सरकार गिर जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? किसके अधीन रहती है कार्यपालिका? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा विधायिका। विधायिका के अधीन रहती है साथियों। विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका कार्य करती है। विधायिका मतलब संसद, और संसद में ये साथियों लोकसभा और राज्यसभा। तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 75(3) जहाँ पे लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे 75(2) में लिखा था मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। तो मंत्रिपरिषद कहाँ लिखा गया? ये लिखा गया है। कार्यपालिका को ही साथियों मंत्रिपरिषद कहा जाता है। कार्यपालिका को ही मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद विधायिका के अधीन होता है। आप देखते हैं साथियों जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री लोग अस्तित्व में आते हैं, अपना पद धारण करते हैं। तो विधायिका विधायिका जो संसद है उसी के अधीन रह करके मंत्री लोग काम करते हैं, मंत्रिपरिषद कार्य करता है। और संसद में भी साथियों लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं मंत्रिपरिषद। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? अच्छा, स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद हमारे देश के पहले जो कैबिनेट था साथियों, पहला मंत्रिमंडल था, उसमें विधि मंत्री या कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री और विधि मंत्री थे। वर्तमान में कौन कानून मंत्री और विधि मंत्री हैं, इसका उत्तर आप कमेंट में करिए साथियों। वर्तमान कानून मंत्री विधि मंत्री कौन है? अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? उत्तर होगा साथियों, उत्तर होगा हमारा सी, लाल बहादुर शास्त्री। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन स्वर्गवास ताशकंद में हुआ था, वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और उस दौरान साथियों 1966 ईस्वी में जब
लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, तो उस दौरान यूएसएसआर का एक क्षेत्र था ताशकंद। तो ताशकंद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था साथियों। पूरा डेट अगर हम देखें तो 11 जनवरी 1966 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? जैसे साथियों वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पूर्व में वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। तो ऐसे ही देखेंगे आप पीवी नरसिम्हा राव साथियों, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री थे और फिर बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। बम्बई प्रांत का वर्तमान नाम महाराष्ट्र है साथियों। चंद्रशेखर जी ये कहीं के भी मुख्यमंत्री नहीं थे, सीधे प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिर बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? उत्तर हमारा होगा चौधरी चरण सिंह। किसान नेता साथियों, किसान नेता चौधरी चरण सिंह ये हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल बड़ा कम समय था और वो सदन में कभी भी भाग नहीं ले पाए थे। देखिएगा हम सामने अपने देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की सूची। साथियों हमसे बीच में अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी का पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उन दोनों में से किसी एक एग्जाम में बीच में से हमारे देश के राष्ट्रपतियों का क्रम पूछ लिया गया था। तो आप इससे अपडेट होते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ उसके बाद बने थे। 27 मई 1964 को इनका स्वर्गवास हो गया। फिर साथियों एक्टिंग प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी बने थे, गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री चुन करके हमारे देश के प्रधानमंत्री बने साथियों। और यहाँ डेट लिखा है 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। उसके बाद फिर कार्यवाहक कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी बने थे। गुलजारीलाल नंदा जी साथियों 2 बार हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का समय आता है। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद साथियों इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई, उनके बाद साथियों चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर बीपी सिंह बनते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मांडा। उसके बाद साथियों चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनके बर्थडे पर साथियों सुशासन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हरदन हल्दी देवदेव गौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद आई के गुजराल इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं साथियों। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी पुनः से प्रधानमंत्री बनते हैं और मनमोहन सिंह उसके बाद प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद बनते हैं मनमोहन सिंह। उसके बाद वर्तमान में मोदी जी हैं। 26 मई 2014 से लेकर के आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न पूछा गया है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला होगा भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ये भी बात सही है इनके बारे में। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, यही उत्तर हमारा हो जाएगा क्योंकि हमारे देश के वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं कभी भी मनमोहन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हैं। ये तीन पद पर। इसके अलावा चौथा साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो रहे हैं, आईएमएफ में प्रतिनिधि रहे हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं और भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो साथियों दल बदल कानून से संबंधित प्रश्न है। इसका उत्तर होगा बी, 91वां संविधान संशोधन। हमारे देश में संसद ने 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया। 2003 में 91वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत मंत्रिपरिषद की संख्या 15% सुनिश्चित की गई थी। ये साथियों यहाँ लिखा गया है, प्रश्न पूछा गया लोकसभा, लेकिन आप याद करेंगे विधानसभा और लोकसभा दोनों में, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में जितनी संख्या उस संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं रहेंगे। जैसे
यूपी विधानसभा में 403 सीट है विधानसभा का, तो इसका 15% ही मात्र मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री समेत। ऐसे ही लोकसभा में साथियों, जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में लोकसभा का टोटल साथियों 552 से अधिकतम सीट होता है, लेकिन 545 पर चुनाव होता है। तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री लोग हैं, अन्य मंत्री, इनकी संख्या लोकसभा में जो सदस्य हैं 545, इसके 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये था क्या साथियों, देखिएगा, हमारे देश में दसवीं दसवीं अनुसूची आई थी, दसवीं अनुसूची आई थी। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 से आई थी, जिसमें जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची आया 52वां संविधान संशोधन 1985 से। संविधान बनने के बाद साथियों 8 अनुसूची था, उसके बाद 4 अनुसूची संशोधन से आया। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन से आया, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन से, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन से, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन से आया। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसमें कहा गया कोई भी नेता अगर चुनाव जीत करके अपना पार्टी छोड़ता है तो उनका सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, चुनाव जीत जाता है, विधायक बन जाता है या सांसद बन जाता है, वो अपने अपने पार्टी को छोड़ करके, चुनाव जीतने के बाद अपने पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चला जाता है। पद के लालच में, मंत्री बनने के लालच में हॉर्स राइडिंग किया जाता है, उसको खरीद फरोख्त किया जाता है लालच दे करके। तो अगर वो अपना पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाएगा, दल बदल करेगा, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये 10वीं अनुसूची में लिखा गया। लेकिन यह अपवाद रखा गया कि 5 से ज्यादा अगर रहेंगे, 5 से ज्यादा लोग अगर चुनाव जीतने के बाद अपना दल बदल करेंगे तो वो लीगल होगा। एक दो सदस्य सांसद या विधायक अपना पार्टी चुनाव जीतने के बाद अगर छोड़ेंगे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं। ये लिखा गया 10वीं अनुसूची में। फिर इसमें संशोधन हुआ 91वां संविधान संशोधन 2003। देखा गया कि ये लोग अपना दल बदल क्यों कर रहे हैं, तो हो रहा था कि मंत्री पद के लालच में कोई भी विधायक या सांसद अपना पद अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो इसी व्यवस्था को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए 91वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि जिस चीज के लालच के लिए आप जा रहे हैं उसी को सीमित कर दिया जा रहा है। तो जब सीमित मंत्री रहेंगे तो लोगों को प्रलोभन या लालच देकर के अपनी पार्टी में नहीं बुलाया जा सकेगा। तो वही 15% का नियम आया। याद रखे रहिएगा साथियों। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसको हम समझा देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो हमारे भारत के आधिकारिक दस्तावेज को कहा जाता है श्वेत पत्र। व्हाइट व्हाइट पेपर कहा जाता है साथियों, श्वेत पत्र कहा जाता है हमारे भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेज को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ये साथियों समाधि स्थल का नाम और महापुरुषों का नाम दिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, और राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है साथियों वीर भूमि। कर्म भूमि नहीं है, वीर भूमि है। कर्म भूमि किसकी है? हमारा उत्तर हो जाएगा 13 का डी। यहाँ पर देखिएगा और भी डिटेल देखिएगा। राजीव गांधी, ये उत्तर हो जाएगा साथियों डी। देखिएगा महापुरुषों के नाम और उनकी समाधि। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट, सबसे महत्वपूर्ण राजघाट। ये गोरखपुर वाला राजघाट नहीं साथियों, नई दिल्ली में स्थित राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल महाप्रयाण घाट, और भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्ति स्थल, मोरारजी देसाई का अभय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, किसान नेता किसान घाट, बाबू जगजीवन राम समता स्थल, गुलजारीलाल नंदा नारायण घाट, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति भूमि, राजीव गांधी वीर भूमि। साथियों ये वीर भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि किसका है? तो शंकर दयाल शर्मा का है। और के आर नारायणन उदय भूमि। इतना आप याद रखिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो उत्तर होगा साथियों अटॉर्नी जनरल। याद रखे रहेगा, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। जैसे साथियों हम लोग को व्यक्तिगत रूप से एडवोकेट वकील कानूनी परामर्श देते हैं, वैसे ही भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, जिसे हिंदी में कहा जाता है साथियों महान्यायवादी।
ये महान्यायवादी का प्रश्न है, तो महान्यायवादी से संबंधित सब कुछ हम लोग इस प्रश्न में कवर कर लेंगे। देखिएगा, ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। प्रथम विधि अधिकारी भारत सरकार को कानूनी परामर्श देने का अधिकार और विधिक परामर्श देने का अधिकार इन्हीं के पास रहता है। महान्यायवादी की नियुक्ति साथियों महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारे देश में कोई भी संवैधानिक सबसे बड़ा पद होता है साथियों, जैसे प्रधानमंत्री भी हो गए, अन्य मंत्री भी हो गए, राज्यपाल हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, सीएजी हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गए, सीजेआई हो गए, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और साथियों, और ये इनका इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह अपना पद धारण करते हैं। इसके अलावा साथियों, हमारे देश के प्रथम फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे अगर पूछा जाए तो उत्तर करिएगा एम.सी. सीतलवाड़। एम.सी. सीतलवाड़ हमारे देश के प्रथम महान्यायवादी थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी हैं साथियों, वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी साहब। आर वेंकट आर वेंकट रमणी साहब हमारे देश के वर्तमान में साथियों, हमारे देश के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। इनके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, महान्यायवादी साथियों, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, बट उसमें वो वोट नहीं डाल सकता है। वोट देने का अधिकार इसको नहीं है, जैसे बाकी सदस्यों को रहता है। तो कौन सा ऐसा पद है जो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है? तो उत्तर करिएगा आप महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है? उत्तर होगा हमारे देश का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में जिसकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ साथियों इच्छा पर, मतलब कि राष्ट्रपति का मन कर रहा है इनको हटाने का तो इनको हटा देंगे, जब मन करेगा तब हटा सकते हैं, उसी को बोला जाता है प्रसाद पर्यंत। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है? तो उत्तर आप क्या करेंगे? महान्यायवादी। साथियों, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, ऐसे ही राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। राज्यों में राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता। तो ये साथियों महाधिवक्ता और ये महान्यायवादी है। इसके अलावा इस महान्यायवादी की सहायता के लिए भी एक महाधिवक्ता होते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए भी एक महाधिवक्ता होते हैं और राज्यों में भी एक महाधिवक्ता होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 17वां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सीएजी की नियुक्ति। यहाँ प्रश्न हमारा है साथियों सीएजी से, तो हम लोग सीएजी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे यहाँ कवर करेंगे। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर 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 एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी का फुल फॉर्म हो गया हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति साथियों अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति होती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष। इनका कार्यकाल सीएजी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल होता है। ये क्या होता है? दो कार्यकाल, मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो सीएजी बनता है, 64 साल उसका उम्र है, तो उसका कार्यकाल 21 साल रहेगा। 1 साल के बाद वो 65 साल उसकी उम्र हो जाएगी तो वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति है अगर 40 साल पर बन गया सीएजी तो उसका अधिकतम नौकरी कितना रहेगा? 6 साल, यानी 40 पर नौकरी पाया तो 46 पर वो रिटायर हो जाएगा, ये ना कि 65 तक जाएगा। तो इन दोनों में से जो पहले आएगा उतना कार्यकाल उनका रहेगा, इसी को कहा जाता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अच्छा, फर्स्ट सीएजी कौन थे हमारे देश के? तो वी नरहरि राव। वी नरहरि राव हमारे देश के प्रथम सीएजी थे। तो वर्तमान में कौन? तो वर्तमान में हमारे सीएजी हैं के संजय मूर्ति साहब। के संजय मूर्ति हमारे देश के वर्तमान में सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। काम क्या होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम होता है साथियों, यह भारत सरकार के मुंशी होते हैं। भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑडिटर मुंशी जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है उसको कहा जाता है सीएजी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? उत्तर अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा,
19वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर होगा साथियों हमारे देश के राष्ट्रपति। समझिएगा पूरी बात को। ये पोस्ट है सीएजी। सीएजी जो है ये साथियों कोई भी लेखा संबंधी प्रतिवेदन अगर है तो सबसे पहले मुखिया को सौंपता है। तो ये बात कहाँ की है? संघ का प्रतिवेदन है, अकाउंटिंग का। तो संघ का अकाउंटिंग का प्रतिवेदन है तो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। तो सीएजी संघ से संबंधित जो लेखा का वो लेखा संबंधी प्रतिवेदन एप्लीकेशन है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जबकि अगर राज्य से संबंधित मामला है, राज्य से संबंधित राज्य के लेखा संबंधी मामला है, प्रतिवेदन है, तो राज्यपाल को सौंपेंगे। सबसे पहले इनको सौंपा जाएगा। उसके बाद सीएजी के लेखा संबंधी संघीय प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति संसद के लोकसभा में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? लोकसभा में। और ये सीएजी के राज्य से संबंधित लेखा के प्रतिवेदनों को राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के विधानसभा में रखा जाता है। विधानसभा में रखा जाता है और विधानसभा में साथियों विधानसभा अध्यक्ष के संस्तुति पर और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर स्पीकर के संस्तुति पर वहां पर बहस होता है लोकसभा और विधानसभा में। और इसका जांच करती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इस प्रतिवेदनों की जांच करती है। लोक लेखा समिति जिसे पीएसी कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति इस प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो उम्मीद है एक एक बात समझ में आया होगा, नहीं तो पुनः से रिवर्स करके देख लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आएगा। तो हमारे विकल्प में 65 वर्ष तो नहीं दिया, 6 वर्ष दिया है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और दोनों बात आपको समझ में आया भी है, 6 वर्ष और 65 वर्ष। अगला 21वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान पूर्वक साथियों हर प्रश्न को परीक्षा में आप करिएगा। अक्सर लास्ट में क्या होता है ना, नहीं है हम ध्यान नहीं देते हैं शुरुआती तौर पे। तो आप एकदम लास्ट तक और इत्मीनान से और धैर्य पूर्वक पढ़ करके परीक्षा को उत्तर दीजिएगा और अपने जीवन में पढ़ाई को अपना शौक बना लीजिएगा, आदत बना लीजिएगा। डेली बाय डेली आप जब पढ़ेंगे तो आपका जो पढ़ने का स्किल है वो बहुत ज्यादा डेवलप होगा। आप अपने फास्ट स्पीड से बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको पढ़ करके समझ करके कर सकेंगे। क्योंकि आप कहेंगे कि गुरुजी आपने कहा कि धैर्य पूर्वक करेंगे, इतना आराम आराम से करेंगे तो समय ही निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जब आप पढ़ते हैं, ज्यादा समय देते हैं अपने पढ़ाई में, तो आप उसमें मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो जब स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग विथ धैर्य भी रहेगा। तो हम ऑप्शन को पढ़ते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी बात सही है साथियों। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यही गलत है। और सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये बात सत्य है। सीएजी के बारे में यही एक कथन साथियों, सी वाला कथन सही नहीं है। देखिएगा, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, गलत है। सीएजी को हटाने के लिए, सीएजी को उसके पद से हटाने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है साथियों, जैसे जैसे निर्वाचन निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जाता है, उसी प्रकार से। तो कैसे इन लोग को हटाया जाता है? तो साथियों जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट चलता है, महाभियोग चलता है संसद के दोनों सदनों में, उसी प्रकार से महाभियोग तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन संसद में ही लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा और राज्यसभा में एक विशेष प्रक्रिया होती है, मतदान किया जाता है। उसी मतदान में बहुमत अगर पड़ जाता है इनको हटाने के लिए, तो सीएजी को सुप्रीम कोर्ट के जजों को और निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति डायरेक्ट इनको उनके पद से नहीं हटा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? आप उत्तर कर लेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान और मुख्य चुनाव आयुक्त के समान। यहाँ ऑप्शन में और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी और मुख्य चुनाव आयुक्त, इन तीनों लोग को हटाए जाने का प्रक्रिया एक समान है। वो प्रक्रिया क्या है? संसद में साथियों महाभियोग जैसे ही एक प्रक्रिया चला करके उनको हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग सिर्फ हमारे देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के लिए ही आता है। 23वां प्रश्न है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। किसका होता है? तो जिसको सौंप करके अंतिम में अपना जांच करवाता है वही उसका दोस्त होता है, यानी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी यह सीएजी का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। जैसे साथियों अभी हमने पढ़ा सीएजी संघीय संघीय जो अकाउंटिंग के मामलों का प्रतिवेदन है वह राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति ले जाके अगर संघ का मामला है तो उसको संसद में प्रस्तुत करके संसद में भी लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में उसको रखेंगे, उस पर बहस होगा और उसका जांच करेंगे सीएजी। इनके जो मित्र है सीएजी नहीं साथियों, सीएजी के मित्र पीएसी पीएससी जांच करेंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये जांच करेंगे। सीएजी के प्रतिवेदनों को अंतिम रूप से जांच कौन करता है? इनका मित्र यानी कि लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न देखिएगा, 24वां प्रश्न है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? शासकीय अधिकारी मतलब साथियों कि अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा आईएएस की परीक्षा पास करके यूपीएससी के द्वारा कराया जाने वाला आईएएस सिविल सर्विसेज परीक्षा आईएएस बनता है तो वो साथियों सबसे पहले एसडीएम के रूप में कार्य शुरू करता है, ट्रेनिंग लेता है और कुछ ही महीने के बाद कुछ वर्षों के बाद वह जब डीसी बनता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, जिलाधिकारी बनता है, तो हर एक अधिकारी का स्वप्न होता है, कर्मचारी का स्वप्न होता है कि उसका प्रमोशन हो, अपना काम अच्छे से करे और प्रमोशन हो। तो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक डीएम जो होता है उसका प्रमोशन होता है, उसके बाद कमिश्नर बनता है, कमिश्नर के बाद वो सेक्रेटरी लेवल पे चला आता है साथियों, और सेक्रेटरी बनने के बाद भी जो है अपर सेक्रेटरी मुख्य सेक्रेटरी बनता है। इस प्रकार से जो आईएएस होते हैं उनका सबसे बड़ा पद कौन होता है? एक सिविल सर्वेंट का सबसे बड़ा पद कौन होता है? एक सर्वोच्च शासकीय अधिकारी का सबसे बड़ा देश का पोस्ट कौन होता है? यानी एक आईएएस अधिकारी सबसे टॉप पर किस पोस्ट तक जाता है? तो वो होता है सी, भारत के मंत्रिमंडल के सचिव, कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल के सचिव के पोस्ट, ये सर्वोच्च हाईएस्ट जो है शासकीय पद होता है हमारे देश का। 25वां अंतिम प्रश्न है आज का साथियों, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। देखिए पहला प्रश्न भी हमारा इसी प्रकार का था साथियों, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लोकसभा का चुनाव लड़ने का भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और साथियों अगर किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ना है या नगर निकाय का चुनाव लड़ना है, निकाय चुनाव या पंचायत का चुनाव, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और हमारे देश में वयस्क मताधिकार मतदाता की आयु 18 वर्ष, जो पूर्व में साथियों कितनी थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी। ये कब कम हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन से अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया मतदाता की आयु। और 21 वर्ष पंचायत और निकाय चुनाव का, 25 वर्ष किसका है? तो लोकसभा का, साथ ही साथ विधानसभा सदस्य बनने का, विधानसभा सदस्य यानी विधानसभा सदस्य को अंग्रेजी में कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बनने का न्यूनतम आयु और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 30 वर्ष किसका है? ये साथियों एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी, विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। और साथियों फाइनल में एक और याद रखिएगा, फाइनल में आप एक और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति 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 और उपराष्ट्रपति दोनों का न्यूनतम आयु कितना होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का न्यूनतम आयु होता है साथियों 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये था साथियों भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का 9वां क्लास। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी मन में प्रश्न शंका बनेगा साथियों तो कमेंट जरूर करिएगा। आपके हर कमेंट को हम बहुत अच्छे से देखते हैं और उसको साथियों लाइक भी देते हैं, आपको हार्ट भी सेंड करते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।